हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। होप सो बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि हमारा नीट का एग्जाम बहुत ही पास है। आज हम एक छोटा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज पॉलीमर्स। इस चैप्टर में से कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आ रहा है। कभी कभी छोटे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं नीट में, या जिस एग्जाम को पहले हम AIPMT भी कहते थे। तो क्लास बहुत छोटी होगी, अपनी NCERT की बुक निकाल लीजिए क्योंकि ये चैप्टर टोटली NCERT बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कि ये पॉलीमर्स होते ही क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीमर्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाई मोलर मास, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। दूसरी बात, इनमें कोई रिपीटिंग यूनिट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, पहली बात क्या बोला कि ये कंपाउंड्स होंगे हाई मोलर मास के। सेकंड थिंग क्या बोला कि कोई एक पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट होगा जो बार बार रिपीट हुआ होगा और क्या बना होगा, दैट इज पॉलीमर। जैसे आप सामने आज देख रहे हैं कि मेरे हाथ में आपको एक माला सी नजर आ रही है। ठीक है, ये माला ऑब्वियसली किससे बनी हुई है, एक बीड से बनी हुई है और यही बीड है जो बार 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 क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है और क्या बनी हुई है, पूरी एक माला बनी हुई है। तो ऑब्वियसली मोलर मास काफी ज्यादा होगा और इसमें एक रिपीटिंग यूनिट है जो बार 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 बार, एक बीट जो है यही बार 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 क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। तो लिखते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाई मोलर मास इन विच रिपीटिंग यूनिट, कोई एक पर्टिकुलरली रिपीटिंग यूनिट होगा विच इज, रिपीटिंग यूनिट को ही हम मोनोमर भी बोलते हैं, विच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स इज पॉलीथीन, जिसको आप घर पे देखते ही हैं। ठीक है, और वो बना किससे हुआ है, इथीन से मिलकर बना हुआ है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे इथीन के। सर ये n का मतलब क्या है बेटा, करोड़ों अरबों खरबों, है ना, उससे भी ज्यादा जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखेंगे हम इसे, तो होगा क्या, ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं इथीन में, इनमें होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन का मतलब क्या है, ये बॉन्ड बिल्कुल, जो डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल बीच में से टूटेगी। डबल बॉन्ड में से जो सेकंड बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो बीच में से टूटेगी। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक इसे मिला, एक इसे मिला, ऐसे एक और इथीन होगा, उसमें भी होमोलाइटिक फिजन होगा। यस, तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है वो अगले वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा और जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है ये पिछले वाले के साथ, ऐसे एक और इथीन पीछे भी होगा ना, पिछले वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फिर आगे और बॉन्ड बना लेगा। क्या यही रिपीटिंग यूनिट है जो बार 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 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। यस सर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज पॉलीथीन। है आपके सामने, पॉलीथीन तो ऑब्वियसली सबने देखा ही हुआ है। इथीन एक गैस होती है, पॉलीथीन एक सॉलिड होता है ना, पता ही है, जुड़ने से बने हुए हैं एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड मोनोमर। जो रिपीटिंग यूनिट होता है ना, जो रिपीटिंग यूनिट होता है पॉलीमर का, उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोमर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक पॉलीमर की स्ट्रक्चर, मोनोमर की स्ट्रक्चर, उसके यूज क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे, होमोपॉलीमर्स। सर ये होमोपॉलीमर्स होते क्या हैं, जो एक ही टाइप के मोनोमर के बने होते हैं। क्या बोला, जो एक ही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं। पॉलीमर्स विच आर मेड अप of single
टाइप ऑफ मोनोमर, उसे क्या बोलेंगे आप? होमोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है सर, एग्जांपल दे सकते हो? ये देखो जैसे पिछले पेज पे था तो एग्जांपल, ये जो पॉलीथीन है किससे मिलके बना हुआ है? दैट इज इथीन से मिलके बना हुआ है। बार बार इथीन ही तो रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे आप? होमोपॉलीमर। नेक्स्ट है कोपॉलीमर, मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स, है ना? दो या दो से ज्यादा अलग टाइप के जो मोनोमर होंगे जिसमें, उन्हें क्या बोलेंगे आप? कोपॉलीमर्स। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कौन सा रख ले? चलो ब्यूनाइस रख लेते हैं, दैट इज ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन होता है इथाइल बेंजीन, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, दिस इज स्टाइरीन। ये बने कैसे होंगे? ये बॉन्ड यहां से टूटेगी बेटा, फिर वही होमोलैटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा, एक इसके पास, एक इसके, यहां पर भी होमोलैटिक फिजन होगी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड में होमोलैटिक फिजन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा। ठीक है सर, होगा क्या? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा ये कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था और इसके पास आया था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। आ गई सर, CH डबल बॉन्ड CH। सर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था वो पिछले वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय पिछले वाला? बताता हूं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। बना लिया सर। और सर जो इसके साथ आया था वो आगे बॉन्ड बना लेगा। This is our polymer, that is BuNaS। ठीक है, ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन से मिलके बना हुआ। सर अब ये पिछले वाले का मतलब क्या? अरे इसके पीछे होगा ना, ऐसा ही एक और होगा उसके साथ। सर इसके आगे क्या? अरे यही वाला CH2 आगे बार बार यही रिपीट होता जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वही क्या होता जाएगा? रिपीट। सो दिस इज, ये जो BuNaS बन के आया है, ये जो पॉलीमर बन के आया है, दिस इज ए कोपॉलीमर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये सारी सिर्फ नाम लिखा हुआ है, हमें पढ़ना है इनको डिटेल में। क्या? सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पॉलीमर की सोर्स पे, कि कहां से पॉलीमर का ओरिजिन हुआ उसके ऊपर, दैट इज नेचुरल हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, स्ट्रक्चर पे लीनियर हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड हो सकता है। पढ़ना है इनको डिटेल में, सिर्फ नाम लिखा हुआ है पेज पे, कि जैसे होता है ना एक मेन्यू में पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स हो सकता है, फाइबर्स हो सकता है, थर्मोप्लास्टिक हो सकता है, थर्मोसेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि उनका पॉलीमराइजेशन किस तरीके से हुआ है, एडिशन हो सकता है या कंडेंसेशन हो सकता है। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, कि जो पॉलीमर है वो ऑब्टेन कहां से किया गया है। सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर नाम से पता चल रहा है यार कहां से आया होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। सर एग्जांपल बता सकते हैं आप? आप बिल्कुल बता सकते हैं भाई, वैसे तो बायो वाले हो, है ना। ये नेचुरल पॉलीमर के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको पता ही होंगे। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं सर? वो पेप्टाइड बॉन्ड से, या ऐसा भी कह सकते हो पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, या आपका मन करे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करके पेप्टाइड्स बनाते हैं, पेप्टाइड्स आपस में कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ऑब्वियसली नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, और सेलुलोज भी पढ़ा है आपने पॉलीसेक्राइड्स में। ठीक है, स्टार्च भी आपने पढ़ा है, और कुछ रेजिन्स वगैरह और रबड़ भी, जो क्या है ये नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या है? यार ये ऑब्टेन तो नेचर से किया जाता है ना, नेचर में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज को लैब में थोड़ा चेंज किया जाता है, कोई केमिकल वगैरह डाल के उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। क्या आपने रबड़ का नाम सुना है? यस सर। सर हमने तो बायो में पढ़ा भी है कि रबड़ जो है वो लैटेक्स के ट्री से जो है ऑब्टेन किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ठीक है, बट वो जो रबड़ होता है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है लैब में बाय वल्केनाइजेशन, और वल्केनाइजेशन के बाद ऑब्वियसली जो रबड़ बन के आता है दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक रबड़, क्योंकि नेचर से रबड़ को ऑब्टेन किया था, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज को क्या किया है? चेंज। तो ये इरेजर वगैरह जो है तो वो उसी से बनाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक रबड़ से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं।
रेयॉन फाइबर का नाम होता है, सेलुलोस नाइट्रेट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है इसमें। आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के बाद जो आएगा तो आप इसी में फिट भी कर सकते हो उसे। सिंथेटिक पॉलीमर, ये तो बिल्कुल भाई नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सारे के सारे मैन मेड होते हैं, लैब में ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे पड़े हुए हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है कि पॉलीमर के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे जो पॉलीमर्स हैं और वो आपको दिखाएंगे भी। जैसे ये क्या मेरे हैंड में ये पेन है, ये भी एक क्या है, दैट इज मैन मेड पॉलीमर। कॉम्ब है, ठीक है, ये भी मैन मेड पॉलीमर है। ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये भी एक मैन मेड पॉलीमर है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये मैन मेड पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके सामने ये नायलॉन 66 लिखा हुआ है। नायलॉन आपको पता होगा, नायलॉन के बहुत सारे होते हैं वैसे तो। पहली बार नायलॉन 6 भी होता है, नायलॉन 610 भी होता है, नायलॉन 66 भी होता है, और भी कई तरह के होते हैं, नायलॉन 2, नायलॉन 6 भी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। बट आपको पता होगा शायद नायलॉन का कपड़ा भी पाया जाता है ना, फाइबर वगैरह बनाने के काम आता है। एग्जाम्पल उसका पता क्या है नायलॉन के कपड़ों का, ठीक है, दैट इज रेनकोट। रेनकोट नायलॉन से बना होता है, पता ये सारा मैन मेड है सारे के सारे, ठीक है। कुछ सिंथेटिक रबर्स भी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ब्यूना एस अभी बताया था, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, वैसे बढ़ाना भी आज आगे। ये मैनमेड पॉलीमर्स हैं और बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए। जो जो चीज आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसमें अंडरलाइन करते जाइए, जो चीज एडिशन हो रहा है उसको लिखते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले पॉलीमर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर्स। सर ये लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है यार, ये जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया ही था आपके सामने। क्या इसमें होगा, क्या एक मोनोमर दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ये ऐसे एक स्ट्रेट सी चेन आ जाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा पॉलीमर बना है? दैट इज ए लीनियर पॉलीमर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट सी चेन आ जाएगी। तो वही यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन। लीनियर चेन का मतलब स्ट्रेट चेन बना लेंगे, ठीक है। ये लीनियर पॉलीमर जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं। सर क्यों पैक्ड होते हैं वो भी देख लीजिए। ये एक हमारे पास चेन है, अगर ऐसी ही कई चेन्स मुझे पैक करनी हो, मान लो इस लेंथ की, तो एक उसके नीचे ये दूसरी पैक हो जाएगी, हाँ उसके नीचे दूसरी पैक हो जाएगी, उसके नीचे तीसरी पैक हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। चौथी, पांचवी, ये सिक्स्थ, ये सेवन, देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो गई हैं ये चेन्स। इनको तोड़ना अब क्या होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सारी चेन्स क्या है, बिल्कुल पास पास है। इनकी डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी, ठीक है। हाई डेंसिटी होगी। कहां रख दिया पेन? पेन पेन पेन, ये रहा, हाँ। इसी कारण, क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड हो गई है, इसी कारण इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलीएस्टर्स है। एग्जांपल जरूर याद करके जाइएगा। जो मैंने समझाया वही यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा भी हुआ है। ये रही एक पॉलीमेरिक चेन, ये रही दूसरी पॉलीमेरिक चेन, तीसरी पॉलीमेरिक चेन, एंड सो ऑन। ये सारी सारी आपस में स्टैक्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बताइए। नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर। सर ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा? एक चेन बनेगी, दूसरी चेन बनेगी, इन दोनों के बीच में ब्रांचिंग होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर हो रहा था ना, वो एक के ऊपर दूसरी लीनियर वाले में इकट्ठी हो जा रही थी चेन्स, यहां पर ऐसा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ना कोई ब्रांचिंग होगी। एग्जांपल दूं? एग्जांपल, हाँ ये रहा एग्जांपल। बहुत सारी चीजें सामने रखी हुई है ना, तो कभी कभी कुछ नजर नहीं आता सामने पड़ा होने के बावजूद भी, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रक्चर तो सीजियम क्लोराइड की है, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ आपको पॉलीमर समझाना हूं, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए एक ये चेन है, ऐसी ही दूसरी चेन मेरे दूसरे हाथ में हो, तो क्या ये बहुत ज्यादा पास पास आ सकती है? आंसर है नहीं। ये बीच में नजर आ रही है ना, ब्रांचिंग नजर आ रही है आपको, ये दोनों एक दूसरे को आपस में बहुत ज्यादा पास नहीं आने देंगी, ठीक है। हालांकि ये सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, बट समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया आपको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास नहीं आ पाएंगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी कम होगी। यही लिखा हुआ है। मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। पहले तो एक लॉन्ग चेन बनेगी, साथ में कोई साइड चेन्स भी होंगी। देख रहे हैं ये लॉन्ग चेन है, साथ में बीच में साइड चेन्स भी निकली हुई है, ठीक है। और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ, वही
अलग अलग लेंथ की ब्रांचेस निकली होंगी। ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं, इरेगुलरली पैक्ड होते हैं क्योंकि ये चेन्स आपस में बहुत ज्यादा पास पास नहीं आ सकती हैं, इसी कारण इनकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसी कारण इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर्स, क्योंकि वहां पर चेन्स पास पास आ जाती थी, तोड़ना मुश्किल हो जाता था, यहां पर तोड़ना आसान होगा। एग्जांपल क्या है इसके? लो डेंसिटी पॉलिथीन इसी का एग्जांपल है, ग्लाइकोजन स्टार्च। सर पिछले वाले में भी आपने लिखा था, बिल्कुल जो पॉलिथीन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलिथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, दोनों पढ़ेंगे भी आज, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में क्या होगा आप ये बताइए। ये एक चेन होगी, ये दूसरी चेन होगी, ये दोनों चेन्स आपस में अटैच्ड होंगी विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड। जैसे ये नजर आ रहा है ना, अगर ये नहीं नजर आ रहा तो क्योंकि ब्लैक था ना शायद, हाँ, अब नजर आ रहा होगा। जैसे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी होंगी विद द हेल्प ऑफ सम क्रॉस लिंकिंग, ये इसके थ्रू ये जुड़ी होंगी। ठीक है सर, ये क्या है? ये बेटा किसी भी तरह की कोई बॉन्ड हो सकती है, आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? क्रॉस लिंक पॉलीमर। एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप, मान लीजिए ये फिर वही ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, बट हमने पॉलीमर में समझाने के लिए यूज कर लेते हैं यार। मान लेते हैं ये एक चेन है, ये मान लेते हैं दूसरी चेन है, ऐसे चल रही होगी, ये चेन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी। क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है आपको? यस, ठीक है। ये हो सकती है कि ये बॉन्ड कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो, इस तरह से इसे क्या बोलेंगे आप? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होंगी, हाँ ये एक पॉलीमेरिक चेन है, ये एक दूसरी पॉलीमेरिक चेन है, ये क्रॉस लिंक्ड होंगे, यस, टू फॉर्म ए 3D नेटवर्क। नजर ही आ रहा है आपको, है ना? 3 डायमेंशन में है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको नजर आ ही रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू फॉर्म ए 3D नेटवर्क। दीज पॉलीमर्स आर, ये हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, ब्रिटल होंगे, पता ही है, कोई बताने वाली बात है नहीं नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण। इनके एग्जांपल क्या है? मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के रेसिन्स, ये भी पढ़ाएंगे। मेलामाइन क्या होता है? दैट इज अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं आप? मेलामाइन। फॉर्मल्डिहाइड से ही वो बनती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर जब पूरा का पूरा बन जाएगा, उसके अंदर कौन किस प्रकार की फोर्सेस होंगी? पहला, इलास्टोमर्स। सर इलास्टोमर्स क्या होंगे? ये वो पॉलीमर्स होंगे, कहां गया ये रहा, ये वो पॉलीमर्स होंगे जिसमें पॉलीमर चेन्स में वीक वांडरवाल फोर्सेस होंगी, यानी कि अगर आप इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये डीफॉर्म हो जाएंगे, डीफॉर्म अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। जैसे ये देखिए एक पॉलिथीन है, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये डीफॉर्म होता जा रहा है। ठीक है, शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अमित महाजन सर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये डीफॉर्म होता जा रहा है। इसमें कौन सी फोर्सेज है? दैट इज वीक वांडरवाल फोर्सेस, लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस। क्योंकि फोर्सेस वीक होती हैं तो जैसे आप इनके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, द पॉलीमर कैन बी इजिली स्ट्रेच्ड ऑन अप्लाइंग द स्मॉल स्ट्रेस, है ना? थोड़ा स्ट्रेस लगाने पर इनकी जो स्ट्रेच हो जाएंगे ये। ठीक है, और जब छोड़ देंगे तो ये दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएंगे। सर पॉलीमर तो वापस नहीं आ पाया क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया था। अगर आप इसका क्लासिक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप रबड़ के केस में देख सकते हैं। मॉम, सिस्टर या आप भी, है ना, अगर आप गर्ल हैं तो ठीक है, आपने देखा होगा कि आप रबड़ बैंड पहनते हैं, तो रबड़ बैंड में होता है ना, आप फोर्स लगाते हैं तो रबड़ बैंड स्ट्रेच हो जाता है, बट जैसे ही आप उस रबड़ बैंड को छोड़ते हैं वो दोबारा अपनी शेप को क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। ठीक है, so they regain their original shape when the stress is removed. This is due to, क्योंकि उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग बहुत कम होती है। एग्जांपल्स क्या है इसके? दैट इज नेचुरल रबड़, वही रबड़ बैंड वाला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूं, इलास्टोमर्स में जो फोर्सेस होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं, वीकेस्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फाइबर्स। सर फाइबर्स में क्या होता है? फाइबर्स जो है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन आपस में जो जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जुड़ी होती है। हियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट आना है यहां पर, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द चेन्स। एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी। ये फोर्सेस या तो क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, बता रखा है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो ये चेन्स क्लोजली पैक्ड होती हैं।
इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि इनको स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, इलास्टिसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, ये इनसे बड़े बड़े थिन और थ्रेड लाइक फाइबर्स बनाए जा सकते हैं। नायलॉन 66, डैक्रॉन, सिल्क, ये पढ़ेंगे भी आज हम, नायलॉन 66 भी और डैक्रॉन दैट इज टेरिलीन पढ़ेंगे भी। इलास्टोमर्स सबसे वीकेस्ट थी, फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। नेक्स्ट देखिए बीच में क्या है, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स। सर थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक्स के बीच में जो फोर्सेज होंगी वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, वो इन बिटवीन होंगी इलास्टोमर्स के और फाइबर्स के। इलास्टोमर सबसे वीकेस्ट हैं, फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, थर्मोप्लास्टिक उसके बीच में होंगे, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिल्कुल बीच में होंगे। ठीक है सर, एक तो ये बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है, थर्मोप्लास्टिक में जब भी आप इन्हें गर्म करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक, और उसके बाद आप इनको कोई भी शेप दे सकते हो। अच्छा, ये आपने पक्का देखा होगा घर पे प्लास्टिक वगैरह में, है ना, नाम से पता चल रहा है जिसके नाम में प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बारे में बात हो रही है। जो प्लास्टिक होता है अगर आप उसे गर्म कर लें और फिर उसके बाद क्या करें, आप उसको किसी भी शेप को उसकी चेंज कर सकते हो। घर पे बहुत तरह का प्लास्टिक आपने देखा ही होगा। थर्मोप्लास्टिक बेसिकली वैसे यूज कहां पर होते हैं, जनरली ये टॉयज वगैरह में भी यूज होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपके सामने, दैट इज ड्रैगन टाइप ऑफ ए टॉय। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक मेरे ख्याल से समझ तो आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इलास्टोमर्स फाइबर्स के बीच में होंगी। दूसरा, इनमें क्या होगा कि अगर आप इन्हें गर्म करेंगे, है ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, दोबारा इनको आप किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हो। जो बोला है वही यहां पर सारा लिखा हुआ है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगी, ठीक है, एंड स्लाइड ओवर द वन अनदर, ओके, बट इलास्टोमर से स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉस लिंकिंग, एक चेन दूसरी से जुड़ी नहीं होती है या बहुत कम जुड़ी होती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर। ठीक है, एंड हार्डन और बिकम रिजिड ऑन कूलिंग, सॉफ्ट हो गए, अगर छोड़ दोगे दोबारा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। Thus they can be molded to any shape, है ना, मतलब गर्म करके किसी भी प्रकार का कोई शेप दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है। पीवीसी क्या है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है दैट इज, आपने घर पे इलेक्ट्रिकल वायर्स देखी होंगी, उन वायर्स के ऊपर जो कोटिंग हुई होती है ना, एक प्लास्टिक की एक क्या बोले अब, ट्यूब सी चढ़ी होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की वायर के ऊपर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप, पीवीसी। ये मेरे हाथ में है भी, ठीक है, ये उस वायर, कॉपर की वायर के ऊपर यही चढ़ी होती है, ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की कोटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करती है। एग्जाम्पल्स क्या लिखा हुआ है, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन। सर यहाँ पर फिर दोबारा पॉलीथीन लिखा हुआ, आपने तो बोला था वो इलास्टोमर्स में आता है, कई प्रकार के पॉलीथीन होते हैं, ये थोड़ा हार्ड वाला होगा, एचडीपीई होगा। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन आर एडिशन टाइप थर्मल प्लास्टिक। एडिशन टाइप थर्मो, सर ये एडिशन क्या होता है, ठीक है, बताते हैं थोड़ी देर में। और टेरिलीन और नायलॉन ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, बट ये क्या है, कंडेंसेशन टाइप। सर ये कंडेंसेशन टाइप क्या होते हैं, चलो बता ही देते हैं, अभी बता देते हैं, आगे भी बताना है बट चलो अभी भी बता देते हैं। एडिशन का मतलब क्या है, एक मोनोमर दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, और ऐसे आपस में जुड़ते जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे आप, एडिशन टाइप थर्मोप्लास्टिक। सर कंडेंसेशन टाइप क्या होते हैं, जब एक मोनोमर दूसरे से जुड़ेगा, आपस में जब ये जुड़ेंगे तो उसमें से कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल रिमूवल जरूर होगा। जैसे हो सकता है दोनों आपस में ऐड हो, वाटर रिमूव हो जाए, हो सकता है दोनों आपस में ऐड हो, अमोनिया रिमूव हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे आप, कंडेंसेशन टाइप। वैसे आज पढ़ेंगे भी हम लोग। नेक्स्ट, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसाइजर्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक में, पता है ना मैंने क्या बोला था कि अगर आप उन्हें गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर आप उनको कोई भी शेप दे सकते हो। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप गर्म करो तो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो ऊपर से कोई कंपाउंड डाले जाते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, ऊपर से कोई कंपाउंड डाले जाते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिसाइजर्स। जो ऊपर से कंपाउंड डाला गया उन्हें क्या बोलेंगे, प्लास्टिसाइजर्स। सर पेपर में क्या आ सकता है प्लास्टिसाइजर में, इसके एग्जांपल आ सकते हैं जो बहुत सारे लिखे होंगे, एंड डाइएनब्यूटाइल थायलाइड लिखा होगा, क्रिसाइल थायलाइड लिखा होगा, पढ़ते हैं, देखिए शुरू से। क्या कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं, सर्टेन प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग, गर्म करोगे तो ऑब्वियसली वो सॉफ्ट नहीं होंगे। These can be easily softened by the addition of some organic compounds which are called plasticizers. इनको सॉफ्ट किया जा सकता है by the addition of compound, है ना, इनको सॉफ्ट किया, वैसे तो नहीं होंगे बट किया जा सकता है by adding क्या, plasticizers। जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये है ना पीवीसी,
बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, हार्ड होता है, बट इसको सॉफ्ट कर दिया जाता है, मेड सॉफ्ट बाय एडिंग क्या, डाई एन ब्यूटाइल थायलेट। ये एक प्लास्टिसाइजर है, और भी कॉमन प्लास्टिसाइजर है, एग्जांपल याद करके जाइएगा, डाई एल्काइल थायलेट एंड क्रिसाइल थैलेट। ये तीनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, डाई एल्काइल थैलेट, वो डाई एन ब्यूटाइल का ही एग्जांपल है, और क्रिसाइल थैलेट्स। इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगी, नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो जो चीज ऐड करते जाइए, साथ साथ नोट्स में ऐड करते जाइए। नेक्स्ट क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होगा, अगर आप इन्हें एक बार गर्म करोगे तो इनमें एक ऐसा केमिकल चेंज आ जाता है कि अब दोबारा गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते। बस बात को समझो। थर्मोप्लास्टिक में क्या था, उनको आपने गर्म किया, सॉफ्ट हो जाएंगे, कोई शेप दे दो, मान लो शेप पसंद नहीं आई, फिर गर्म कर दो, फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर दूसरी शेप दे दो, भाई चेंज कर सकते हो। बट थर्मोसेटिंग में क्या होगा ना, है ना, थर्मोसेटिंग क्या होगा, एक बार गर्म किया, अब इनमें ऐसा केमिकल चेंज आ जाएगा कि अब दोबारा ये हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। नाम से ही पता चल रहा है भाई, सेटिंग हो गई है, तो अब और कुछ नहीं हो सकता है ना। एक कुंवारा है, एक शादीशुदा है ना। कुंवारे बंदे को क्या है भैया, जब भी किसी को देखता है ना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले, है ना, वो कर सकता है भैया, वो कर सकता है, उसका राइट है ना। शादी वाला करके देखे, इतने ओले पड़ेंगे ना, हाँ जी, ओले पड़ेंगे आसमान से, नहीं, जब तुम उस स्थिति में आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। वापस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर सर, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। ऑन हीटिंग डेवलप एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बाय देमसेल्व्स और बाय एडिंग सम क्रॉस लिंकिंग एजेंट, बता रहा हूं, बिकम इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल हार्ड मास। वही लिखा हुआ है जो बताया था, क्या हीट करने पर क्या हो जाएगा, एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। द क्रॉस लिंक्स होल्ड द मॉलिक्यूल इन ए प्लेस, वो क्रॉस लिंकिंग होने के कारण वो मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टेबल रहेगा, सो दैट हीटिंग डज नॉट अलाउ देम टू मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर रहे। दोबारा गर्म करोगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। Therefore, a thermosetting plastic is cross-linked and permanently rigid हो जाता है, ना, पता ही है, सेटिंग परमानेंट हो जाती है, शादी एक बार हो जाती है। तो कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं, बैकेलाइट है, मेलामाइन है, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ठीक है। सर ये बैकेलाइट क्या होता है, जो घर पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना, जिस स्विच बोर्ड में होते हैं, ठीक है, जैसे ये भी उसी स्विच बोर्ड में जिसमें लगे होते हैं, वो होते हैं बैकेलाइट से बने होते हैं। और भी अगर आप देखना चाहते हो, पुराने टाइम में तो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते थे वही बैकेलाइट से बने होते थे। आपने तो शायद नहीं देखे होंगे वो स्विच, बट आप घर पे अपने मम्मी से, पापा से पूछेगा, या अगर आपका भी घर कोई बहुत पुराना है तो उसमें देखेगा ऐसे ना, एक ब्लैक कलर के ऐसा गोल से टाइप के स्विच होते थे, बीच में उसमें ऐसे लगा होता था, ये नॉब सी लगी होती थी अप डाउन करने के लिए, वो परफेक्टली बैकेलाइट से ही बनते थे पुराने जमाने में। आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आजकल तो बोर्ड्स ही हैं मेनली जो बैकेलाइट से बने होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, जिनको बार बार हीट करने पर सॉफ्ट किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग, एक बार हीट कर दोगे सेट हो जाएंगे बिल्कुल, दोबारा हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, अभी समझाया भी था 5 मिनट पहले, बट फिर एक बार बता देते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन। सर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है यार, इसमें एक मोनोमर दूसरे जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें से, आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन बना लेंगे, साथ में किसी भी छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, एडिशन पॉलीमराइजेशन। सर इसका एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल अभी आज जो सबसे पहला एग्जांपल दिया था पॉलीथीन बनाने का, वो यही तो था, एक इथीन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ता जा रहा था, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को अभी एक और नाम भी है, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन बड़ी होती जाएगी, वही लिखा हुआ है यहां पर। सेम मोनोमर हो या डिफरेंट मोनोमर हो, ब्यूनाइस बनाया था ना आज, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन वाला, उसमें मोनोमर्स अलग अलग थे। सेम मोनोमर का एग्जांपल पॉलीथीन वाला था, इथीन था, एक ही मोनोमर था। चाहे सेम मोनोमर हो चाहे डिफरेंट मोनोमर हो, ये ऐड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल, है ना, लार्ज स्केल पे ऐड किए जाएंगे टू फॉर्म ए पॉलीमर। मोनोमर्स जनरली कौन से होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काडाइंस होते हैं। देखा ये इथीन क्या था, एल्कीन था। एल्काडाइन, ब्यूना एस में जो ब्यूटाडाइन था वो क्या था, वो एल्काडाइन तो था,
एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है हमें। एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है? दैट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा वो जनरली कौन सा बनता है? दैट इज फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल रिएक्शंस में अगर वो चेन रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उनको स्टार्ट करने के लिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ऊपर से कोई केमिकल ऐड करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटर या चेन इनिशिएटर। जैसे मान लीजिए ये इथीन है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से मैं इसे पॉलीथीन में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज पॉलीथीन, दिस इज इथीन। हमें यहां पर कोई रेडिकल इनिशिएटर ऐड करना पड़ता है जो रिएक्शन को क्या करे? स्टार्ट करे। सर कौन होते हैं ये रेडिकल इनिशिएटर्स? दे आर जनरली पेरोक्साइड्स। सर कौन सी पेरोक्साइड्स? दे आर जनरली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स होती हैं। लाइक सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5CO। सर ये C6H5 क्या है बेटा? ये फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन के साथ 2 CO जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है, और बीच में डबल बॉन्ड होगा, यही पेरोक्साइड लिंकेज है। इस पूरे हिस्से को इतने हिस्से को मैं R लिख रहा हूं। हालांकि R जो है वो यहाँ तो जनरली अल्काइल होता है या फिनाइल होता है, बट आपकी रेफरेंस के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए इतने से हिस्से को ये वाले हिस्से को मैं क्या लिख रहा हूं? दैट इज R लिख रहा हूं। तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और दोनों R के बीच में क्या? दिस इज रेडिकल इनिशिएटर। यही रिएक्शन को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। ठीक है सर, ये रिएक्शन स्टार्ट कैसी होगी? हाई टेम्परेचर। सबसे पहले ये रेडिकल इनिशिएटर, जैसे आप इसे हीट करेंगे, हीट भी लिख सकते हैं, सनलाइट का साइन भी लगा सकते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगी ये बिल्कुल होमोलाइटिक फिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, यानी कि 2 RO मिल जाएंगे। अरे सर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया? अरे यार, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से एक ने बॉन्ड बना रखी है और बाकी 5 हमने लिख दिए हैं। ठीक है सर, अब होगा क्या? ये जो फ्री रेडिकल बना ये एल्कीन की बॉन्ड को बीच में से तोड़ देगा, यहां से तोड़ देगा। इसे क्या बोलेंगे हम? होमोलाइटिक फिजन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सर क्या बन गया? यानी कि ROCH2। क्या एक और फ्री रेडिकल बन गया? यस। सो दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप। ये जो स्टेप हुआ है, यही वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप हुआ है, ये बार बार रिपीट होगा और हमें मिलेगा दैट इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। और चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप ही बार बार रिपीट होता जाएगा और बड़ा फ्री रेडिकल उससे बड़ा फ्री रेडिकल बनता जाएगा। ये रहा एक ही थीम से जुड़ा, पता ही है, होमोलाइटिक फिजन होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। अबव स्टेप ये वाला अबव स्टेप इज रिपीटेड ओवर again and again to get big free radicals या bigger free radicals। मान लीजिए आपने यहां पर n मॉलिक्यूल्स इथीन के डाले होते, तो यहां पर
बीच में यहां पर n मॉलिक्यूल जो है इथीन के आ जाते हैं। द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। पॉलीमर बनाने के लिए ऑब्वियसली रिएक्शन चलती जा रही है, स्टॉप करेंगे तभी तो पॉलीमर बनेगा। और पॉलीमर को स्टॉप करने का है ना, चेन रिएक्शन को स्टॉप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ दो, एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ दो। जब तक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है रिएक्शन होती रहेगी। जैसे ही आप एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ दोगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा फ्री रेडिकल है, सिमिलरली ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा तो बस लो रिएक्शन स्टॉप। अब हम एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं कुछ एडिशन पॉलीमर्स के। ऐसे ही कंडेंसेशन पॉलीमर्स मेरिज्म भी होता है, बट अभी हम एडिशन के एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है, दैट इज पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन होता क्या है, दैट इज ए थर्मोप्लास्टिक होता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑल्सो। सबसे पहला पॉलीथीन कौन सा है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता कैसे है, ये आज सबसे पहले यही पॉलीथीन समझाया था। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे, इथीन से क्या बन जाएगा, दैट इज पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीमर का नेम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मोनोमर का नेम और स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, और इनके यूजेस पता होने चाहिए। थोड़ी सी बीच बीच में कहीं पे ब्रांचिंग में होती है, बट मेनली स्टेट चेन होता है। सर यूज कहां पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स की इंसुलेशन में यूज होता है। सर वो तो पीवीसी भी होता है, एक स्पेशल टाइप का पॉलिथीन भी यूज होता है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती है जो प्रेशर लगाते ही स्क्वीज हो जाती है, उसमें यूज होता है। टॉयज में यूज होता है, फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज होता है। एक और है, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलिथीन। हाई डेंसिटी पॉलिथीन में सिर्फ कैटलिस्ट चेंज होगा, करने का तरीका तो क्या होगा, सेम। सर कैटलिस्ट कौन सा होगा, दैट इज ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉलिथीन। डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा टफ होता है, ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये भी हाउस में जो छोटे मोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स पाए जाते हैं, बॉटल्स, टॉयज या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज होता है। सर वो भी यूज होता था, ये भी यूज होता है। हाँ वो थोड़ा पतला होता है, थोड़ा मोटा होता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है PTFE। सबसे पहले तो सर ये PTFE क्या होता है, दैट इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। उसे क्या बोलेंगे आप, PTFE। सर ये टेफ्लॉन बनेगा कैसे, क्या इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यस। जितने भी H हैं, 4 ही H हैं सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जितने भी H हैं दैट इज 4 H हैं, चारों H की जगह F लग जाएगा, चारों H की जगह F लग जाएगा। ठीक है, और उसका पॉलीमराइजेशन करोगे, उसका पॉलीमराइजेशन करोगे, करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा यार। इथीन में भी क्या होता था, डबल बॉन्ड टूटती थी, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इसको, ये अगले वाले से बॉन्ड बना लेता था, ये पिछले वाले से बॉन्ड बना लेता था, सिमिलर। बन गया ये। अब इसे क्या बोलेंगे आप, टेफ्लॉन कहना है, टेफ्लॉन कह लो, या एक और ऊपर नाम लिखा हुआ है PTFE। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्रा फ्लोरो इथीन। कॉमन में लिखेंगे तो दैट इज इथाइलिन लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको फिर वही मोनोमर का नाम, स्ट्रक्चर,
पॉलीमर का नाम, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यूसेज पता होने चाहिए, ठीक है। दैट इज टेफ्लॉन का मैक्सिमम यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। कहां पर? नॉन स्टिक कुकवेयर में। देखते हैं ना, नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर कुछ भी चीज चिपकती नहीं है, ठीक है, वो उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, इसी की टेफ्लॉन की कोटिंग हुई होती है। घर पे होगा भी, अगर आप मम्मी से बात करेंगे तो लिखा भी हुआ है, ये केमिकली इनर्ट होता है एंड रेसिस्टेंट टू अटैक होता है बाय corrosive reagents। इसी कारण तो आप इसके कुकिंग में यूज कर सकते हैं कि कोई ऑयल भी डालें, मसाले भी डालें, उनके साथ ये रिएक्टर नहीं करेगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, ठीक है, जहां पर ऑयल वगैरह से कोई सीलिंग वगैरह करनी हो, गैस्केट्स एंड ऑल्सो यूज इन नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स में, है ना, बर्तन वगैरह पर नॉन स्टिक की कोटिंग करी जाती है। नेक्स्ट है दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका मोनोमर क्या होता है? दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। सर उसकी स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? इथीन में 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह CN आ जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह CN आ जाएगा। करने का तरीका क्या रहेगा? सेम। करने का तरीका क्या रहेगा? सेम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। दिस इज पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल, बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ये पिछले वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये अगले वाले के साथ। सर पिछले वाला मतलब? अरे पिछले वाला जो CH2CH होगा ना, उसके CH के साथ, उसके CH के साथ। ये अगले वाला जो CH2CH होगा ना, उसके CH2 के साथ। यहां पर CH2, फिर CH, फिर CN, फिर आगे CH2, CH, CN, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। सर ये सब्स्टिट्यूट होता है किसका? वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स, दैट इज ऑर्लॉन एंड एक्रिलिन। बिल्कुल इसका जो फाइबर बन के आता है, बिल्कुल देखने में, अगर आपको जान पहचान नहीं है तो दिखने में वो बिल्कुल वूल जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या था? एक मोनोमर दूसरे से, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे से जुड़ता ही जाएगा, ठीक है, और साथ में किसी भी छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो आपस में जुड़ने के बाद कोई ना कोई किसी छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा ही होगा, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे अमोनिया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल। on polymerization, a small molecule is eliminated। सर वो कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है बेटा? बताया, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है। सर एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बेटा, ये है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। इस NH2 को थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, H। साथ में एडिपिक एसिड ऐड कर देते हैं, नायलॉन 66 बना रहे हैं हम, 66 भी बोल सकते हैं। जैसे ही आप इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो होगा कैसे? NH2 में से H, COH में से OH, COH में से OH, फिर वही आगे NH2 होगा, उसमें से H। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये H, ये H पिछले वाले मॉलिक्यूल के COH के OH के साथ, ये वाला H इस OH के साथ, ये वाला OH अगले वाले H के साथ, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो पॉलीमर बन के आएगा अगर आपने ये भी N मॉलिक्यूल्स लिए थे, ये भी N मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो यहां पर N आ जाएगा। साथ में वाटर तो रिमूव होगा, पता ना, ठीक है, वाटर रिमूव होगा। कितने होंगे? दैट इज 2n-1, 2n-1। सर -1 क्यों लिखा है? हमें तो 2n लग रहा है। देखो H यहां से, OH यहां से, एक H2 हो गया, H यहां से, OH यहां से, 2 H2 हो गए। अरे भाई रिएक्शन कहीं तो 2n लिखो ना, 2n-1। रिएक्शन कहीं पे स्टॉप भी तो होगी ना, समझ आ गया? 1- क्यों लिखा है? जहां पर स्टॉप होगी वहां पर तो लास्ट में COH ही रहेगा ना, और जहां से शुरू होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो NH2 ही रहेगा ना। दिस इज नायलॉन 66। बात करेंगे भी इसके बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल, जिसमें सबसे पहला है दैट इज पॉलीएमाइड्स। सर पॉलीएमाइड्स होते क्या है पहले तो ये बताइए। वो पॉलीमर्स जिनमें अमाइड लिंकेज होती है, वो पॉलीमर्स जिनमें अमाइड लिंकेज होती है। सर ये अमाइड लिंकेज क्या होती है? ये अमाइड लिंकेज है,
पूरी बायो पढ़ी है आप लोगों ने, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पढ़ा, पढ़ा ना? हाँ वही वाली बिल्कुल। ये लिंकेज इसे क्या बोलेंगे आप? पॉलीमर्स विच कंटेन एन अमाइड लिंकेज इन चेन, उनको क्या बोलेंगे आप? पॉलीअमाइड्स। एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन 66। सर ये नायलॉन 66 कहां पे पढ़ा है? ये रहा पिछले पेज पे पढ़ा है यार, नायलॉन 66। दिस इज, ये जो है नायलॉन 66 है, लिखूंगा अभी दोबारा वैसे मैं। सबसे पहला वही है जी, नायलॉन 66, बार बार उसी का नाम रिपीट होता जा रहा है। नायलॉन 66 इज ए फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, इससे फाइबर्स वगैरह बनते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ज्यादा होने के कारण क्लोज पैकिंग हो जाती है, और इसी कारण ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जनरली पॉलीमर्स अमरफस होते हैं, बट नायलॉन 66 जो है वो कौन सा होता है? दैट इज क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। कहाँ यूज होता है? शीट्स बनाने में, है ना, ब्रशेस के ब्रिसल्स वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। मैंने बताया था नायलॉन के ऐसे फाइबर्स बनते हैं, ऐसे क्लोथ्स बनते हैं, दैट इज जो कि रेन कोट वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। सर एक बार बता देंगे ये नायलॉन 66 में ये 66 का क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ मोनोमर्स, दोनों मोनोमर्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पहले वाले में भी 6 है, दूसरे वाले में भी 6 है। वैसे तो अभी मैंने बना दिया था जस्ट 2 पेज पहले, बट फिर भी एक बार लिख देते हैं। ऐसा करते हैं अब की बार, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं, दैट इज एडिपिक एसिड। एक्सप्लेनेशन में समझा चुका हूं। इसका नाम एडिपिक एसिड है, इसका नाम हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है। पॉलीमराइजेशन होगी तो कैसे लिखूंगा? इधर से C डबल बॉन्ड हो, फिर 4 कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड हो, और ये रिवो अमाइड लिंकेज इस NH के साथ जुड़ जाएगा। समझाए सर ये तो? साथ में वही 2N-1 H2O, ये बन गया हमारा नायलॉन 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉलीअमाइड पढ़ना है हमें, दैट इज नायलॉन 610। मेरे ख्याल से 6 और 10 का मतलब तो समझ आ गया होगा कि सर ये 6 और 10 पता क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर्स, ठीक है। सर ये 10 वाला क्या है? 10 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, देख रहे हो? वहां पर CH2 4 लिखा था, यहां पर 8 लिख देना। उसका नाम एडिपिक एसिड था, इसका नाम सेबेसिक एसिड है। साथ में यहां पर हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। दिस इज नायलॉन 610। 610, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर हैं, 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पे हैं। आपको नाम जरूर पता होना चाहिए, पॉलीमर का भी और मोनोमर्स का भी। सर ये नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 भी यूज किया जाता है टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए और रोप्स बनाने के लिए। मैंने यहां पर रोप भी रखी थी बट नजर नहीं आ रही है। हाँ आगे आगे आगे, ठीक है, ये रही, ये रोप है, ठीक है। ये नायलॉन वगैरह की ही जनरली बनी होती है, ठीक है। और नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। सर ये कैप्रोलैक्टम होता क्या बता रहे हैं बेटा? दिस इज कैप्रोलैक्टम।
जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और यहां से बिल्कुल टूट जाएगी, जैसा कि एसिड डेरिवेटिव्स में होता ही है। यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया, क्या बन गया सर, ये बन गया COOH, फिर COH के साथ CH2 है, कितने, 1 2 3 4 5, सर 5 CH2 लिख दो। फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 2 H यहां पर, सॉरी 1 H यहां पर आ जाएगा, NH2 हो गया। क्या हमें पता है, ये अमीन ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो H पॉजिटिव आयन लेने की टेंडेंसी रखता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक नेचर का होता है, H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये H पॉजिटिव आयन दे देगा, वो H पॉजिटिव आयन ले लेगा, यानी कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे। पॉलीमराइजेशन कराते टाइम 2 H यहां से, 1 O यहां से, H2O निकल जाएगा। N रखोगे तो कितने H2O निकल जाएंगे, पता ही है, 2N - 1 H2O। और क्या बच गया, O यहां से, 2 H यहां से, CO CH2 5 NH बन गया जी, ये नायलॉन 6 पॉलीमर स्ट्रक्चर, मोनोमर स्ट्रक्चर यूजेस। पॉलीएमाइड होता है वो तो बता ही दिया। नेक्स्ट है दैट इज पॉलीएस्टर्स। सर ये पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं बेटा, पॉलीएमाइड्स क्या थे, वो पॉलीमर जिनमें अमाइड लिंकेज थी, तो पॉलीएस्टर्स क्या होंगे, वो पॉलीमर्स जिनमें एस्टर की लिंकेज होगी। सर एस्टर की लिंकेज क्या होती है, ये एस्टर ऐसे ही तो होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या दे रखा है, टेरिलीन या डेक्रॉन, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। टेरिलीन या डेक्रॉन एक ही पॉलीमर का नाम है। सर इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और एक टेरिथैलिक एसिड होता है। सर ये कैसे दिखते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ये रहा, और ये रहा टेरिथैलिक एसिड। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। जब इनका पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, अगले वाला जो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा वहां से H, और ये सो ऑन ऐसा ही चलता रहेगा। CH2 CH2O CO CO, this is टेरिलीन। पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है। कौन से कैटलिस्ट में, जिंक एसिडेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। इसका कैटलिस्ट याद करना है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टेरिलीन क्या होता है, दैट इज ए क्रीज रेसिस्टेंट फैब्रिक होता है। सर क्रीज रेसिस्टेंट क्या, आजकल टीवी में एड्स भी आती है ना, कि आप ऐसी शर्ट्स बनाई जा रही हैं जिनको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके ऊपर क्योंकि वो क्रीज वगैरह नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्रीज रेसिस्टेंट होता है। इसके फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफी देर तक चलते हैं, और वूल वगैरह के साथ मिलके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन के, जैसे टेरी कॉट, टेरी वूल। मम्मा से पूछना आप, ठीक है, पता चल जाएगा आपको टेरी कॉट, टेरी वूल क्या है। नेक्स्ट एक और पॉलीमर है, दैट इज ऑल्सो ए पॉलीएस्टर, ठीक है। ये किससे बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से। ग्लिप्टल नाम है इसका, थाइलोइन ये लिखा हुआ है, थैलिक एसिड और ग्लाइकोल से। ये ग्लिसरॉल थैलिक एसिड से भी बन सकता है, बट मैं वो वाला बना रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड बनेगा। सर थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप कहीं पर एन लगा रहे हो, कहीं पर एन नहीं लगा रहे हो, बेटा एन हर किसी में आएगा। अगर पीछे कहीं 1-2 पे ना बनाया हो तो आप बना भी सकते हैं, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सर आपने यहां पर नहीं लगाया तो बेटा आप लगा लेना, वो तो अब एक ही बात है ना, ठीक है। अगर कहीं पे रह गया हो तो वो आप समझ जाइएगा कि अपने आप लगा लेंगे, होगा वही। यहां से H OH अगले वाले से H एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। O CH2 O C डबल बॉन्ड O,
आरंभ है प्रचंड चलिए 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 ठीक है। दिस इज ग्लिप्टर। सर ये यूज कहां पर होता है? जब भी इसको एक किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाए, व्हेन इट सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट और इवेपोरेट करा दिया जाए, है ना, इट लीव्स ए टफ बट नॉन फ्लेक्सिबल फिल्म। ये एक ऐसी परत छोड़ जाता है जो कि बहुत ज्यादा टफ होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसी कारण इसको पेंट्स वगैरह में और डाला जाता है। सर लैक्वर्ड्स क्या होते हैं? ये भी पेंट के टाइप, मतलब पेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है ये। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, जिसको हम PMMA भी बोलते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर मोनोमर का देखते हैं, पॉलीमराइजेशन देखते हैं, फिर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ये रहा CH2 डबल बॉन्ड्स, यहां पर एक तरफ CH3 आ जाएगा, यहां पर OCOCH3 आ जाएगा। सर ये स्ट्रक्चर को याद कैसे रखेंगे? जैसे हमने इथीन से पॉलीथीन वाला या टेफ्लॉन वगैरह वाले याद किए थे। कैसे याद किया था? इथीन में चारों जगह हाइड्रोजन होते हैं। टेफ्लॉन कैसे याद किया था? चारों हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। इसी तरह से मिथाइल मिथ एक्राइलेट को कैसे याद करेंगे? चार में से दो हाइड्रोजन की जगह, एक की जगह मिथाइल और एक की जगह OCOCH3, एक जगह मिथाइल एक की जगह OCOCH3, दोनों सेम कार्बन पे, ठीक है सर। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ऐसा ही होगा। डबल बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक किसके पास, ये पिछले वाले इस C के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये अगले वाले इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। दिस इज PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। और बहुत सारे इसके नाम भी होते हैं, ल्यूसाइड बोलते हैं, प्लेक्सीग्लास बोलते हैं, लेंस वगैरह बनाने के काम आता है, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हार्ड और ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, तभी तो लेंस वगैरह बनाने के काम आता है ये, ठीक है। रेसिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ लाइट होता है, मतलब इस धूप वगैरह में जाए उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं तो लेंस खराब ही हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसी कारण ब्रेकेबल लाइट बनाने में, प्रोटेक्टिव कोटिंग करने में, डेंचर बनाने में, और विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट बनाने में, और लेंस वगैरह बनाने के भी काम आता है। और भी इसके नाम है, इसके अलग अलग नाम कुछ हैं, ल्यूसाइट है, एक्राइलेट है, प्लेक्सीग्लास है, या पर्सपेक्स है। नेक्स्ट है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रेसिन, ठीक है। सर ये है क्या, कैसे बनेगा, कैसे नहीं, थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में जरा और चीजें जो लिखी हुई है वो पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो लेंगे आप फिनॉल, साथ में रखेंगे आप फॉर्मल्डिहाइड। मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बुक्स के अंदर आपको बेसिक मीडियम दे रखा है, ठीक है सर। होगा क्या, सबसे पहले तो यहां पर जो है HCHO और इसकी दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये ग्रुप इसके ऑर्था और पैरा पे दोनों पे जुड़ जाएगा। सर जब ये जुड़ेगा ऑब्वियसली ये वाली बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, नहीं तो कार्बन की बॉन्ड्स कितनी हो जाएंगी, 5। सर जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो इस पे तो O नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस उस O नेगेटिव के साथ यहां से H निकला है ना, तभी तो जुड़ा है, वही H जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्थो पे अटैक करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरा पे अटैक करे, ऐसा भी हो सकता है ये जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ये ऑर्थो पे भी अटैक करे, पैरा पर भी अटैक करे। सर आपने तो एक ऑर्था पैरा पे लगाया, एक ऑर्था तो अभी भी बच गई। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी ऑर्था पैरा पे कर दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले थोड़ा लिखा क्या हुआ है। पॉलीमर्स वो ये हैं, पहली बात तो ये कंडेंसेशन से बनेंगे, किसका, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। या तो लीनियर या क्रॉस लिंक्ड भी बन सकते हैं, या तो जो अब इनसे जो पॉलीमराइजेशन होगी, जब इनसे पॉलीमराइजेशन होगी तो वो लीनियर चेन भी बना सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है दो चेन्स के बीच में क्या आ जाए, क्रॉस लिंकिंग आ जाए। सर वो कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहला है नोवोलैक। सर ये नोवोलैक कैसे बनता है,
ये ऑर्था हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एक लिखा, ऐसे ही मैंने एक और लिखा, ऐसे ही मैंने एक और लिखा। ऐसे बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, पता ही है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने हैं आपको। हाँ सर, ये आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे देखिए जरा। इसके पैरा से ये सॉरी ऑर्थो से OH, ऑर्थो से OH, ऑर्थो से OH, एक ऑर्थो से OH, दूसरे ऑर्थो से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, ऐसे ही अगला होगा उसके वहां से H और ये H, और ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या पहली बात तो जो पॉलीमर बन के आ रहा है क्या वो लीनियर है? हाँ सर, ये लीनियर है, और ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है सर, पर ऐसे ये बार 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 क्या होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। सर नाम क्या है इसका? नोवोलैक। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है सर, और लीनियर होता है, वो तो नजर ही आ रहा सर, वो तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट है, इसी से फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रेसिन से नोवोलैक कैसे बन सकता है? वो लीनियर पॉलीमराइजेशन कराएंगे, कैसे कराएंगे कैसे नहीं करके दिखा दिया। सिमिलरली बैकेलाइट भी बन सकता है। सर बैकेलाइट कैसे बनेगा? एक नोवोलैक लिखिए, दूसरा नोवोलैक लिखिए। ठीक है सर, लिख लेते हैं। ये रही एक चेन, सिमिलरली यहां पर OH CH2, सॉरी अब सर करेंगे क्या, इनमें से किसी एक की पैरा पोजीशन पर भी CH2OH होगा। सर ये कहां से आ गया? मैं बता देता हूं, एक मिनट का टाइम दीजिए बस। क्या मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं? अब की बार जब हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो ऑर्था वाला तो जुड़ जाएगा, ये पैरा वाला बच जाएगा। क्या वही किया हमने? देख लीजिए, ठीक, ऑर्था वाला तो वो जुड़ गया, पैरा वाला बच गया। ठीक है सर, आप बताइए फिर आगे बनेगा कैसे बैकेलाइट? यहां से OH पैरा से H, यहां से OH पैरा से H, यहां से OH पैरा से H, OH H, OH H, OH H, बेटा ये निकलते जाएंगे। ठीक है, और जो बन के आएगा पूरा का पूरा 3D, वो क्या कहलाएगा? दैट इज बैकेलाइट। मेरे पास ये तीसरा बनाने का जगह नहीं है तो मैं दो ही बना रहा हूं, ऐसे एक और भी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। साथ में H2O क्या होगा? रिमूव होगा। तो ये जो बन के आया है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये भी थर्मोसेटिंग है। क्या है ये? बैकेलाइट। यूज कहां पे होता है मैंने बताया था, दैट इज कॉम्स वगैरह बनाने में यूज होता है, पुराने इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाने में यूज होता है बैकेलाइट का। लिखा भी हुआ है ना आगे, जो चीजें समझाई हैं वही लिखी हुई है। नोवोलैक को जब हीट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज बैकेलाइट मिलेगा। ठीक है, बैकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ, बैकेलाइट कैसे बनता है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ द वही लीनियर चेन्स ऑफ द पॉलीमर नोवोलैक, पता ही है।
बैकेलाइट यूज कहाँ पे होता है? कॉम्स में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में। सर फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? पुराने टाइम में एक वो बड़ा सा ब्लैक कलर का नहीं बना होता था जिसके ऊपर वो सुई सी लगती थी और वो आवाज आनी शुरू हो जाती थी साउंड की, टेप्स वगैरह, वही होते हैं फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में बता ही दिया। एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, है ना, ताकि गर्म वगैरह ना लगे। कई बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो इसी से बने होते हैं, इंसुलेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन की। सबसे पहले तो ये मेलामाइन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपको 6 मेंबर चेन बनानी है जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर N होगा और कार्बन होगा। N कार्बन, N कार्बन, N कार्बन। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स लगा दीजिए। सर बिल्कुल बेंजीन जैसा? हाँ बिल्कुल बेंजीन जैसी ही स्ट्रक्चर बनाई है आपने, बस फर्क क्या है? ऑल्टरनेट पोजीशंस पर क्या था? दैट इज N कार्बन, N कार्बन, N कार्बन। ठीक है, इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर NH2 लगा दीजिए। लगा दिया सर, NH2, NH2, NH2। ठीक है, इसका रिएक्शन कराइए। ये मेलामाइन है, इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ सिमिलर रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे वहां पर हुआ था, बेंजीन से H हट गया था और ये वाला जुड़ गया था, यहां पर भी इस NH2 से H हट जाएगा और ये CH2O वाला जुड़ जाएगा। यहां पर NH2 एज इट इज, यहां पर NH2 एज इट इज, यहां पर एक H हट गया और वो CH2O नेगेटिव जुड़ गया। पता ना O नेगेटिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो सर यहां पर CH2O नेगेटिव लिख दो। नहीं, जो यहां से H हटा था वो यहां पे जुड़ जाएगा O नेगेटिव के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट बना। अभी पॉलीमराइजेशन कैसे होगी? अभी तो इंटरमीडिएट बना। पॉलीमराइजेशन कैसे होगी वो देखिए। यहां से क्या हटेगा? H। यहां से क्या हटेगा? OH। अगले वाले से H, पता चल गया ना? ठीक है, ये NH2 है, H वाले का H अगले वाले से, और यहां से भी है, कंडेंसेशन हो जाएगी। जो पॉलीमर बन के आएगा दैट इज मेलामाइन। NH, NH, this is melamine पॉलीमर। ऐसे भी कह सकते हैं मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के रेसिन से बना हुआ पॉलीमर, वो भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ये यूज कहां पे होता है बता ही दिया था, दैट इज अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज किया जाता है। वाकई ये क्रॉकरी जो है वो अनब्रेकेबल ही है। ठीक है, जैसे आपको पता ही चल रहा होगा, मैं फेंक के मारूंगा इसे, अभी टूट गई तो ऑब्वियसली ब्रेकेबल है, और अगर नहीं टूटी तो अनब्रेकेबल है। ठीक है, वही आवाज आई नहीं आई ना, तो इसका मतलब क्या है? अनब्रेकेबल है। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज नेचुरल रबड़। ओके, नेचुरल रबड़ क्या कहां से ऑब्टेन किया जाता है? पता ही है, लेटेक्स के ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। इसका मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर होता है दैट इज आइसोप्रीन, विच इज 2-methyl-1,3-butadiene। आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं आप इसे, या 2-methyl, अगर IUPAC नेम लिखना है तो 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइइन या 1,3-ब्यूटाडाइइन भी लिख सकते हैं आप। पुरानी बुक्स में 1,3-ब्यूटाडाइइन ही लिखा हो। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो कैसे होगा? सर ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको। सिमिलर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। ये दोनों तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला अगले वाले CH2 के साथ, ये वाला पिछले वाले CH2 के साथ। हो गया भाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये अगले वाले के साथ। दिस इज पॉली आइसोप्रीन। ठीक, आइसोप्रीन, और ये रहा पॉली आइसोप्रीन।
ठीक है सर। और जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें अच्छी, वो ये कि जो नेचुरल रबड़ होता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है? यस, इसके दोनों सब्सटेंट अलग अलग हैं, इसके भी दोनों सब्सटेंट अलग अलग हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है। यानी कि ये सिस फॉर्म में भी पाई जा सकती है और ट्रांसफॉर्म में भी पाई जा सकती है। यस, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट यहां पर नेचुरल रबड़ में ये सिस फॉर्म में पाई जाती है, सिस फॉर्म में पाई जाती है। ट्रांसफॉर्म में होती है तो उसका नाम होता है गट्टा परका, दैट इज GUTTA और PERCHA। ठीक है, तो जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। इन द पॉलीमर चेन ऑफ नेचुरल रबड़, पॉलीमेरिक चेन ऑफ नेचुरल रबड़ में जो डबल बॉन्ड्स होती हैं वो कहां पर होती हैं? C2 और C3 में। ये रहा C2 और C3 है ना, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, ये आइसोप्रीन ही है ये। ठीक है, ऑल दीज डबल बॉन्ड्स की सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, बताया हुआ है। और इसका नेचुरल रबड़ का एक और नाम भी होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। 1 और 4 से वो आगे की तरफ जुड़ा हुआ है। हाई टेम्परेचर पर जो नेचुरल रबड़ होता है, पहली बात तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। और लो टेम्परेचर पर ये ब्रिटल होता है। तो इसी और भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। वो क्या है? एक तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत है, बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी कारण हम इसे एक्सटेंसिवली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा रिएक्ट कर जाता है। और क्या क्या लिखा हुआ है? सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ताकि उसकी सॉफ्टनेस को, उसकी ब्रिटलनेस को कम किया जा सके। सर पहली बात तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ होता क्या है? ये नेचुरल रबड़ को हम हीट करते हैं सल्फर के साथ। सर ऐसा करने से हो क्या जाएगा? एक ये नेचुरल रबड़ की चेन, ये रही दूसरी नेचुरल रबड़ की चेन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ऐसा करने से अब इसकी जो वो ब्रिटलनेस वगैरह थी, सॉफ्टनेस थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी क्रॉस लिंकिंग के कारण। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक्स हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबड़। कैसे आती है ये? बाय हीटिंग विद सल्फर, सल्फर के साथ हीट करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है, वल्केनाइजेशन करने के लिए हम 3 से 5% सल्फर डालते हैं, जिंक ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं 20-30 मिनट्स तक। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या कर देता है? प्रोसेस को जो है वो एक्सेलरेट कर देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्रॉस लिंक्स टेंड टू लिमिट द मोशन, है ना। अब सॉफ्टनेस बहुत कम हो जाएगी क्योंकि क्रॉस लिंकिंग हुई है, नहीं तो बॉन्ड टूट जाएगी रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, और भी कुछ सिंथेटिक रबड़ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये तो नेचुरल रबड़ था। सिंथेटिक रबड़ जो मैनमेड रबड़ है, सबसे पहला कौन सा है इसमें? नियोप्रीन। नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है दैट इज क्लोरोप्रीन होता है। सर क्लोरोप्रीन बताइए होता क्या? क्या अभी आइसोप्रीन पढ़ा था? यस, आइसोप्रीन क्या था? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी तरह से सिमिलर जो होगा दैट इज क्लोरोप्रीन होगा, बस मिथाइल की जगह क्लोरो आ जाएगा, मिथाइल की जगह क्लोरो आ जाएगा। यानी कि ये जहां पर यहां पर क्या आ जाएगा? बस क्लोरो आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। दिस इज क्लोरोप्रीन। पॉलीमराइजेशन होने के बाद करने का तरीका भी सेम है। डबल बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, डबल बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड, जैसे उसमें किया नेचुरल रबड़ में, बिल्कुल वैसा ही होगा। एंड दिस इज नियोप्रीन। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसके फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है। इट इज सुपीरियर रेसिस्टेंस, है ना, टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और क्या क्या बनाने के काम आता है? कन्वेयर बेल्ट बनाने के काम आता है, गैस्केट्स बनाने के काम आता है, हॉसिस बनाने के काम आता है। हॉसिस वगैरह सॉर्ट ऑफ पाइप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, आपने एक तो नॉर्मल घर पे पाइप देखी होगी, जिसे पानी वगैरह आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते होंगे। एक पाइप होती है बहुत ऐसे बनी सी होती है, और इसमें ऐसे क्रॉस लिंकिंग ऐसे ऐसे बनी होती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट या किसी कलर की भी हो सकती है। ठीक है, वो हॉसिस वगैरह के लिए होती है। गैस्केट्स होते हैं जब किसी चीज को बंद वगैरह करना होता है, उसके ऊपर एक रबड़ की एक लगती है फिटिंग के लिए, उसे गैस्केट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है दैट इज ब्यूना एन। सर ये ब्यूना एन क्या है? ये भी एक सिंथेटिक रबड़ है जो बना किससे होगा? एक तो ब्यूटाडाइइन से,
और एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल से, एक्राइलोनाइट्राइल से। सर एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। दिस इज ब्यूटाडाइइन एंड ये रहा एक्राइलोनाइट्राइल। सर फिर वही एन लिख लो, और एन तो आप लिख सकते हो ना, अगर कहीं पे रह भी गया हो सर, जैसे पीछे भी एक दो जगह एन रह गया, अरे वो अपने आप लिख सकते हो यार, उसमें उसका कोई डिबेट नहीं है उसके ऊपर ना, लेट्स नॉट डिबेट ओवर इट। आपका भी वो टाइम की वेस्टेज है, कोई केजी एन नहीं लिखा हो, अपने आप लिख सकते हैं आप। सर कैसे करेंगे वो बताइए बिल्कुल। ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगी, ये यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, इसके पास, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ, ये अगले वाले के साथ, ये पिछले वाले के साथ, बिल्कुल वही यार जैसे हमने पढ़ा था। यही बार बार रिपीट होता जाएगा। दिस इज ब्यूनाएन, है ना। नेक्स्ट है ब्यूना एस। ब्यूना एस एक्चुअली मैंने आज पढ़ा दिया है, पढ़ा था, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। ये रहा ब्यूनाएन के बारे में थोड़ी यूजेस बता दें। कहां पर यूज होता है, जहां पर भी पेट्रोल वगैरह का इफेक्ट कम करना हो, है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम कम करना हो, ऑयल सील्स, और फिर वही कहीं पर अगर पैक वगैरह करना हो ऑयल को, और टैंक की लाइनिंग में अंदर की तरफ लगाया जाता है ये ब्यूना एस, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। यहां पर एन आएगा, यहां पर भी एन आएगा। करने का तरीका बिल्कुल वही जो आपने ब्यूना एन में पढ़ा था, वही होगा। डबल बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, यहां से टूटेगी, एक इसके पास, एक इसके पास, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये अगले वाले के साथ जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये उससे अगले, ये पिछले वाले के साथ, बिल्कुल जैसे पढ़ा था, कोई फर्क है ही नहीं। सर ब्यूना एस यूज कहां पर होता है, को पॉलीमर है, हाँ, दो अलग अलग पॉलीमर यूज हुए हैं तो ठीक है। ये कुछ और लिखना था। इट इज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर, ठीक है। कहां पर यूज होता है, ऑटो के टायर्स बनाने में, फुटवेयर के कंपोनेंट्स बनाने में, और केबल का इंसुलेशन वगैरह बनाने में। जो हील्स वगैरह होती है ना, है ना, वो है ना, पता है हील्स वगैरह, नहीं पता, ठीक है। देखिए अगर आप लड़की हैं तो आपने डेफिनेटली पहनी होंगी, ठीक है, और अगर आप लड़के हैं तो ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी तो खाई होगी, अरे मीन मम्मी वगैरह से खाई होगी, ठीक है। तो हील्स के कंपोनेंट वगैरह बनाने के लिए भी ब्यूना एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज करते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। बायोडिग्रेड नाम से पता चल रहा है यार, जो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, पड़े पड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे। इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, दो पढ़ने हमें। एक पढ़ना हमें PHBV, दैट इज पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेलरेट। सर ये है क्या, ये कोपॉलीमर है, यानी कि दो अलग अलग पॉलीमर से मिलकर बनेगा। किससे, एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से, और एक 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से। मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। CH3 CH2 CH हो गया, ये ब्यूटेनोइक एसिड इसके यहां पर होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड CH3 CH2, इधर कर देते हैं COH, इधर कर देते हैं OH, और यहां पर ये पेंटेनोइक है ना, 1 2 3, हो गया पेंटेनोइक एसिड, यस। 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया सर। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, फिर वही सर NN लगा लो, अरे वो तो आप भी लगा सकते हैं यार। यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, जो पॉलीमर बन के आएगा वो क्या होगा, CH2 CH3 H, C डबल बॉन्ड हो, इस O के साथ जुड़ जाएगा,
CH2 CH3 H CH2 फिर वही C डबल बॉन्ड, दिस इज PHBV। और इसका यूज कहां पे होता है? कैप्सूल्स देखे आपने मेडिसिन वगैरह में, कैप्सूल्स की जो पैकिंग होती है वो इसी से बनी होती है, PHBV से। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपोलिमर, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। PHBV कहां पर यूज होता है? पैकिंग में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, एंड इन द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। पता ही है कैप्सूल को लिया इसी कारण जाता है कि जब वो वाटर के साथ उसका इनटेक करे तो बॉडी के अंदर धीरे 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 ड्रग्स का रिलीज हो, है ना। PHBV बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है एनवायरमेंट में अपने आप ही पड़ा पड़ा। एक और है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 2 और 6 क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर्स। सर ये बनेगा किससे? ये बनेगा एक तो ग्लाइसिन से, दिस इज ग्लाइसिन वैसे आपको पता भी होगा, मुझे बताने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। देख रहे हैं आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और एक बनेगा ये, दैट इज अमीनो कैप्रोइक एसिड से। करना फिर वही है यार, ये एन रख लेना, ये एन रख लेना, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O, और ऐसा ही ये चलता रहेगा। दिस इज पॉलीमर नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पता जरूर होना चाहिए क्योंकि एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स में एक स्पेशल टाइप का मोलर मास होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर एवरेज मोलर मास। उसको लिखा किससे जाता है? MN से लिखा जाता है। सर ये होता क्या है? एक पॉलीमेरिक चेन के अंदर मान लो N1 मॉलिक्यूल्स है जिनका मोलर मास M1 है। कोई और चेन है N2 मॉलिक्यूल्स है जिनका मोलर मास M2 है। इस तरह से कोई तीसरी चेन भी हो सकती है, N3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास M3 है। तो आप MN नंबर एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? जितने NI-MI का सबमिशन करके डिवाइडेड बाय NI। नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं, यहां पर लिखा मैंने MN नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास, दूसरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास, तीसरे के मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास, ऐसे चलता रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने भी आगे होंगे। ठीक है सर, इसको मेजर कैसे किया जाता है नंबर एवरेज मोलर मास को? दैट इज बाय ऑस्मोटिक प्रेशर से। एक और तरह का एवरेज मोलर मास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मास एवरेज मोलर मास। ये कैसे निकालते हैं? W से लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ NI-MI स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ NI-MI। सर कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही है यार, N1 M1 स्क्वायर, N2 M2 स्क्वायर, N3 M3 स्क्वायर, डिवाइड आपको पता ही है किससे करना है? N1 M1 N2 M2 एंड सो ऑन, ऐसे N3 M3, ऐसे चलता रहेगा। सर ये कैसे निकाल दिया? लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें जोर जोर से रोटेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, दैट इज PDI। सर ये पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता क्या है? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पहली बात तो ये रेशो होता है। सर किसकी रेशो होता है? जो मास एवरेज मोलर मास निकाला था और ये नंबर एवरेज मोलर मास निकाला था, इन दोनों की रेशो होता है। ठीक है सर, इससे पता क्या चलता है? ये देखिए, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए जो PDI होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये मोनोडिस्पर्स होते हैं। मोनोडिस्पर्स कहने का मतलब है इनका सेम फेस होता है। इन अदर वर्ड्स ये होमोजीनियस होते हैं। बट जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनका PDI ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब ये लेस होमोजीनियस होते हैं। नेचुरल के लिए जो PDI आएगा 1 आएगा और जो सिंथेटिक के लिए जो PDI है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। यही हमारा यूज भी था नंबर एवरेज मोलर मास और मास एवरेज मोलर मास निकालने का। अब बेटा कुछ PYQs करते हैं जो हमने आज चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिस होगा नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नीट 2021 में आया इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं नायलॉन 66 कंडेंसेशन था, डैक्रॉन
कंडेंसेशन था, नोवोलैक कंडेंसेशन था, टेफ्लॉन है जो क्या था, एक एडिशन पॉलीमर था। विच वन ऑफ द पॉलीमर इज ए नेचुरल पॉलीमर, पॉलीब्यूटाडाइन नहीं, तो ये ब्यूना एन लिखा हुआ है नहीं, ब्यूना एस लिखा हुआ है नहीं, ये रहा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबड़ यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैकलाइट, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या ये एक एडिशन पॉलीमर होता है? नहीं, कंडेंसेशन होता है। क्या ये एक लीनियर पॉलीमर होता है? नहीं। क्या ये एक ब्रांच्ड चेन होता है? नहीं। ये क्या होता है? ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। हाँ सर, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है? अच्छा, नायलॉन 66 नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर है, नायलॉन 6 नहीं। हाँ ये वाला अभी अभी पढ़ा था, दो ही पढ़े थे बायोडिग्रेडेबल, एक पीएचबी भी पढ़ा था और एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 पढ़ा था। रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, ओके, बात करते हैं। क्या इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं अलग अलग लीनियर पॉलीमर चेन्स में? हाँ, दो चेन्स आपस में जुड़ी होती है कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है, करेक्ट है, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स, हाँ ये भी मोनोमर्स, हाँ ये भी बात सच है, क्योंकि एक मोनोमर दूसरे जुड़ेगा, है ना, तो वो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या है? दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमेरिक चेन, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं हो सकता, कईयों में हो भी सकती है और कईयों में नहीं भी हो सकती। एग्जांपल्स क्या बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं? हाँ, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थे क्रॉस लिंक्ड, तो ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज सी, क्योंकि कईयों में हो भी सकती है बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग हो, कईयों में ना भी हो। ये कब आया है? 2017 में, गुजरात में कोई एग्जाम हुआ होगा उसका है, ठीक है। मैच द पॉलीमर चेन 1 एंड 2, ठीक है यार, करते हैं। नायलॉन 6 पॉलीमर और मोनोमर बताने हैं। नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम होता है, तो ए का 5, ए का 5, ए का 5, यानी कि ए और बी में से आंसर होगा, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। डेक्रॉन क्या था? दैट इज एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में क्या था? टेरिथैलिक एसिड, बी का 1, बी का 1, बी का 1, ए का 5, बी का 1, आंसर तो यहीं से आ गया है, बट फिर भी मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक कर देता हूं। ग्लिप्टन, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैरिक एसिड, दैट इज सी का 3, वही आ रहा है। नोवोलैक, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड 4 नंबर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कब आया? नीट 2016 का, जब 2 बार हुआ था पेपर, सेकंड फेज में आया था। अच्छा ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नायलॉन 6 पॉलीमर, बात करते हैं। ये क्या कर रखा है? CH2 CH6, ये तो NH ने तो आगे जुड़ा होता था, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर भी NH आगे जुड़ा होता था, हो ही नहीं सकता। यहां पर तो दोनों ही NH है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर एक तरफ CO, फिर 4 बार CH2 आना था, बट इसने तो 2 बार CH2 लिखा हुआ है, तो ये आगे देखें CONH, फिर 6 आना था CH2, हाँ ये बिल्कुल सही है, बट मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर होने के कारण यहां पर आना है CH2 4 टाइम्स, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा होगा, टाइपिंग एरर है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो बिल्कुल नहीं लग रहे। यहां पर तो साफ पता चल रहा है कि थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ होगा। नीट 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2 बार पेपर हुआ था, बड़ा शानदार पेपर आया था नीट 2016 में। नेचुरल रबड़ के अंदर क्या होता है? क्या सिस और ट्रांस दोनों होती है? नहीं, सारी सिस होती है। हाँ सर, ये तो आज ही पढ़ा हम लोगों ने। नीट 2005 में एक पेपर कैंसिल हुआ था, तो दोबारा जब री एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। कैप्रोलैक्टम किसके लिए यूज होता था? नायलॉन 6 के लिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आसान है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड से बनता था, दैट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये रहा, ये भी नीट 2015 में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? अच्छा, थर्मोसेटिंग था, चेक करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से यहां पर ये CN आना होगा, गलती से CL लिख दिया। पैन नहीं होता, ये नायलॉन 6 भी नहीं होता, ये तो रबड़ है, ये भी नहीं होता। ये नोवोलैक है, यस दैट इज ए थर्मोसेटिंग। नोवोलैक भी थर्मोसेटिंग था, बैकेलाइट भी थर्मोसेटिंग था। थर्मोसेटिंग के एग्जांपल में लिखवाया हुआ बैकेलाइट, उसी के साथ ही बना था। नेक्स्ट है नीट 2004, नहीं ये तो हो गया। नीट 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेस टू फॉर्म डेक्रॉन? अच्छा, टेरिलीन किससे बनता है? एक तो बनता था इथाइलिन ग्लाइकोल से और टेरिथैलिक एसिड से, ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, ये खत्म यार। ये तो क्लास अगर आपने आराम से अटेंड करी है तो किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन? नियोप्रीन का कौन सा होता था? क्लोरोप्रीन होता था। क्लोरोप्रीन क्या होता था? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। 2012 में आया है मेंस में। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? अच्छा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाएगा। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, ब्यूनास होता है, नहीं ये नहीं है। ये एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन, ये ब्यूना एन है, ये भी नहीं है। ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, यस दिस इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये तो आपको पता ही है, दैट इज डैक्रॉन है, ये भी नहीं है। 2012 के प्री में आया था क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? अच्छा, क्या स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा आपने। आर्टिफिशियल सिल्क सेलो से डिराइव किया जाता है, यस। नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलास्टोमर, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एलास्टोमर थोड़ा होता है। रिपीटिंग यूनिट जो है वो नेचुरल रबड़ का आइसोप्रीन होता है। हाँ, आइसोप्रीन होता है, गलती से एक आर लिखा हुआ है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन? कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, नहीं है। ग्लिप्टल होता है, नियोप्रीन नहीं होता। मेलामाइन में भी कंडेंसेशन होती थी, डैक्रॉन में भी होती थी। डैक्रॉन किसका एग्जाम्पल है? डैक्रॉन किसका एग्जाम्पल है? क्या ये इलास्टोमर है? नहीं। हाँ, ये फाइबर होता है, इससे वो फाइबर्स बनते हैं। टेरिलीन के टेरिकॉट, टेरीवूल वगैरह बात करी थी अभी। मोनोमर्स यूज्ड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, थ्रू फ्री रेडिकल, ठीक है। एक मोनोमर दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है। शुड बी वेरी प्योर। अच्छा, वो प्योर क्यों होने चाहिए? अच्छा, बात करते हैं। क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने से इनहिबिटर्स एंड रिजल्ट इन शॉर्ट चेन पॉलीमर? बिल्कुल सही बात है। अगर वो प्योर नहीं होंगे तो एक मोनोमर हो सकता है दूसरे के साथ आपस में जुड़ जाए और चेन ग्रोथ हो ही ना, बहुत ज्यादा चेन बढ़े ही ना। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। इम्प्योरिटी से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, नहीं, पॉलीमर इम्प्योर बनेगा, ये कोई वर्ड नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, नहीं, इलॉजिकल सी स्टेटमेंट दे रखी है। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक? नहीं है, नहीं है। ये नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। बाकी सारे सेमी, ये तो नेचुरल रबड़ है, जिसका नाम ही नेचुरल है वो नेचुरली होगा, सेमी सिंथेटिक थोड़ा होगा। पॉलीमर की फॉर्मेशन जो मोनोमर से होती है वो स्टार्ट कैसे होती है? क्या कंडेंसेशन करा के दो मोनोमर के बीच में? हाँ, एक पॉलीमर, एक मोनोमर दूसरे से जुड़ जाता था, दूसरा तीसरे से। हाँ, कंडेंसेशन से करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। ये एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर का यूनिट बनाओ। अच्छी बात है यार, ठीक है। पहले इसका रिपीटिंग यूनिट ढूंढो। इसका रिपीटिंग यूनिट, क्या इसका रिपीटिंग यूनिट इतना सा हिस्सा यही है जो बार बार रिपीट हुआ होगा? क्या इसमें हम यही एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं और यही एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिला, एक इसको मिला। क्या इन्होंने डबल बॉन्ड बनाई होगी? क्या यही होगा मोनोमर? अब देखें जरा, ये कहां पर है? डबल बॉन्ड साथ में 2 मिथाइल, डबल बॉन्ड साथ में 2 मिथाइल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है बेसिकली, उसके बारे में पूछा गया। शायद आज ये रहा, दैट इज पॉलीस्टाइरीन। एक स्टाइरीन जब जुड़ेगा दूसरे के साथ, बाकी सब कंडेंसेशन है। जिगलर नाटक एटलीस्ट किसकी सिंथेसिस में यूज होता था? आज क्लास में बताया था, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, HDP। इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोमर की तरह यूज होता है किस पॉलीमर में? एक तो टेरिलीन में होता था जिसको डेक्रेन बोलते हैं, और ग्लिप्टल में भी होता था। टेरिलीन में होता था इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, इसमें होता था इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। तो बी भी है, सी भी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। बैकेलाइट में तो आपको पता ही है, वो नोवोलैक का जब कराते थे फॉर्मल्डिहाइड के। अच्छा, खत्म हो गया जी, दैट्स इट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। और बहुत ही छोटा चैप्टर, इसी के साथ आपने पूरा अपना एक क्वेश्चन तो कंफर्म कर ही लिया है। अगर भगवान की कृपा हुई तो हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट हो जाए। छोटी सी क्लास जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए, तो अच्छे से इसको रिवाइज जरूर करके जाइएगा। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जो नोट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के साथ आप इनको क्लब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी चैप्टर में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।